हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल पीसीएस वर्ल्ड। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही होगी बिकॉज ऑफ एग्ज़ाम अब आने वाला है और नियर अबाउट हमारे पास 40 डेज़ रह गए हैं। आर ओ का एग्ज़ाम 27 जुलाई को होने वाला है, तो उसी के लिए हमने यहाँ पे चलाया हुआ है फुल ईयर रिवीजन सीरीज़, जिसमें मैंने आपको करा दिया है फरवरी, अप्रैल, मार्च और मई का करंट अफेयर्स। और ये मई के करंट अफेयर्स की आज लास्ट क्लास होगी, क्योंकि मई के महीने में करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस इतने ज़्यादा हो गए थे कि वो मैं 2 क्लासेस में भी कंप्लीट नहीं करा पाई। तो फिर मैंने ये भी सोचा कि मैं इसको 3 क्लासेस में जो है वो कंप्लीट कराऊंगी। तो आज इसकी 3rd क्लास और लास्ट क्लास है। आई होप ये कंटेंट आपको पसंद आएगा और कंटेंट आपको पसंद भी आ रहा होगा। जिसने भी मेरे पहले वीडियोज़ देखे हैं इस सीरीज़ के, वो अपना फीडबैक शेयर कर सकते हैं कि कैसे लग रही है उनको ये सीरीज़ और इसमें मुझे क्या और नए चेंजेस, क्या नए इंप्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, वही सब चीज़ें आपसे मेरे साथ में शेयर कर सकते हैं। और ये जो नोट्स हैं, ये मेरे खुद के नोट्स हैं, इनको मैंने अपने लिए कस्टमाइज़ किया है। इनका अगर आप मुझसे कोई सोर्स पूछेंगे तो इनका कोई एक सोर्स नहीं है, ये मल्टीपल सोर्सेज से बनाए हुए नोट्स हैं जिनको मैंने खुद के लिए कंपाइल किया है। लेकिन मैंने फिर यही सोचा है कि मैं अपने चैनल पे क्वालिटी कंटेंट सभी को प्रोवाइड कराऊँ जो लोग जॉब करते हैं या फिर किसी भी कारण से अपना जो है नोट्स कम को नहीं बना पाते, नोट्स मेकिंग नहीं कर पाते या फिर करंट अफेयर्स को प्रिपेयर नहीं कर पाते टाइम टू टाइम, उनको लास्ट टाइम पे बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगा। तो आप लोग ये नोट्स देख लीजिएगा और इन नोट्स की तारीफ़ आप एग्ज़ाम के बाद में करें। उससे बेटर है कि आप इन नोट्स को पहले ही पढ़ लें, पहले ही अच्छे से देख लें, ताकि आपको एग्ज़ाम में फ़ायदा हो जाए। और मैं इस बात के लिए डैम श्योर हूँ कि अगर ये नोट्स किसी बड़े चैनल पे पड़े होते, जहाँ पे 1, 2 या 2 मिलियन फॉलोवर होते या फिर 5 से 10 लाख के बीच में फॉलोवर होते, वहाँ पर आपको ये पेड मिलते और आप इनको बड़े ही प्यार से ख़रीदते और इनको पढ़ते भी। लेकिन ये नोट्स आप सभी के लिए फ्री हैं, ये पूरा इनिशिएटिव फ्री है, इसलिए मुझे लगता है कि आपको इनकी वैल्यू नहीं पता, क्योंकि मैंने अक्सर ये चीज़ देखी है कि जिन चीज़ों के लिए हम लोग पैसा खर्च नहीं करते उनकी वैल्यू भी हमें नहीं होती। बट इट्स ओके, मैंने अपने आप से ये प्रॉमिस किया था कि मैं इस इनिशिएटिव के लिए किसी से कोई भी चार्ज नहीं करूँगी, तो उसी को ही मैं निभा रही हूँ। और मैं चाहती हूँ कि आप ये नोट्स पढ़ लें। वैसे मेरा कोई नुकसान तो नहीं होने वाला अगर आप इनको नहीं पढ़ेंगे, लेकिन आपका फ़ायदा ज़रूर हो जाएगा अगर आप इन नोट्स को पढ़ेंगे। तो इसका पीडीएफ पाने के लिए आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहाँ से इनका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। लेकिन पीडीएफ को समझने के लिए ये पूरी की पूरी सीरीज़, ये सारी क्लासेस देखना आपके लिए बेहद ही आवश्यक है। तो आप, क्योंकि हर एक इंसान का नोट्स बनाने का स्टाइल अलग होता है, बोलने का स्टाइल अलग होता है, लिखने का स्टाइल अलग होता है, समझने का स्टाइल अलग होता है। तो उन्हीं सब चीज़ों को रिलेट करने के लिए आपको ये सीरीज़ देखना ज़रूरी है। तो आप पहले वीडियो देख लीजिएगा, उसके बाद ही पीडीएफ तक जाइएगा और पीडीएफ को कोशिश करिएगा कि आप लोग उसका जो है वो प्रिंट निकाल लें, ताकि आपको फिर उसको देखने में आसानी रहे। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं हमने यहाँ पे 19 तक जो है अपना कंप्लीट कर लिया था, 19 मई तक। आज हम 20 से स्टार्ट करेंगे, 20 मई से, और पूरी कोशिश करेंगे कि आज की क्लास में ये कंप्लीट हो जाए। और अगर आप मेरे सीरीज़ को देख रहे हैं तो आप मुझे बताइएगा कि ये सीरीज़ आपको कैसी लग रही है। और प्लीज़ अगर आपको अच्छी लग रही है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ में जो प्रिपरेशन कर रहे हैं आने वाले यूपी पीसीएस की या किसी भी स्टेट पीसीएस की, बीपीएससी, एमपीपीएससी, जिसकी भी, या फिर आरओ की या किसी वनडे एग्जाम की, तो आप उन सभी के साथ में शेयर कर दीजिएगा। जो लोग मेंस का प्रिपरेशन कर रहे हैं, प्री का प्रिपरेशन कर रहे हैं, सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नोट्स है। मेंस के लिए कैसे इंपॉर्टेंट नोट्स हैं मैं आप सभी को आने वाले प्रश्नों में बताऊँगी कि कहाँ से आप इनको अपने मेंस में इंक्लूड कर सकते हो, कहाँ पे आप इनको एसे में इंक्लूड कर सकते हो, सभी चीज़ों को। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम मैं नहीं चाहती हूँ कि बातों में ज़ाया हो। बिकॉज ऑफ बातें तो चाहे जितनी कर ले इंसान, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बोलने से ज़्यादा करना ज़रूरी है। तो करने पे यकीन रखती हूँ मैं किसी भी चीज़ को। तो बस उसी लिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, क्योंकि इस पर कॉपीराइट मेरा नहीं है कि भाई मैंने इनको कहीं से डिज़ाइन किया। हाँ, मैंने बनाए हैं ये नोट्स, बहुत सारे मल्टीपल सोर्सेज से बनाए हैं। ये नोट्स पर तो मेरा जो है कॉपीराइट है, लेकिन ये नोट्स मैंने कुछ यूट्यूब चैनल की हेल्प से, कुछ टेलीग्राम चैनल की हेल्प से, कुछ न्यूज़पेपर्स की हेल्प से ऐसे ही बनाए हैं। तो जो है इसमें ह्यूमन एरर हो सकता है मेरे लिखने में गलती हो, मेरे बोलने में गलती हो, तो उस सभी के लिए आप माफ़ कीजिएगा मुझे। मैं पहले ही आप सभी से माफ़ी मांग रही हूँ उस चीज़ के लिए। और अगर आपको लग रहा है कि कहीं भी कोई भी जो है मिस्टेक है, तो आप मुझे वो ज़रूर से बता के जाइएगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम आज की सीरीज़ का पहला सवाल। गया शहर का परिवर्तित नाम है गया जी। अब आप गया को इज्जत से बुलाइएगा, गया जी बोलिएगा। और बिहार सरकार द्वारा इसकी घोषणा की गई है। ऑपरेशन ओलिविया संचालित किया गया है भारतीय तटरक्षक बल द्वारा, और इसको ये एक वार्षिक ऑपरेशन है जो नवंबर से मई के बीच में चलाया जाता है। और इसका उद्देश्य ओडिशा के तट पर गहिरमाथा समुद्री तट पर ओलिव रिडले कछुओं को सुरक्षित प्रजनन स्थल प्रदान करना इसका उद्देश्य है। और गहिरमाथा वन्यजीव अभयारण्य जो है ना, वो ओलिव रिडले कछुओं के लिए प्रसिद्ध है। और किस राज्य में है ये आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। जब मैं आपसे बोलती हूँ ना कमेंट करके बताइएगा, तो आप बताया कीजिए कमेंट करके। यार आप लोग बताते नहीं हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि फिर आप लोग इसको देख ही नहीं रहे हो, इसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहे हो। लेकिन मैं आपको जब पेपर हो जाएगा इंशाल्लाह 90% क्वेश्चन अपनी नोट से दिखाऊंगी, ये मैं आपसे आज ही प्रॉमिस कर रही हूँ। भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन का आरंभ हुआ है उत्तर प्रदेश में, जो 107 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। कतरनिया घाट बहराइच से दुधवा टाइगर रिजर्व पीलीभीत तक चलेगी ये ट्रेन। इसके बीच में 9 स्टेशन होंगे। इस ट्रेन का नाम है बिछिया टू मेलानी टूरिस्ट पैसेंजर ट्रेन।
लाभ क्या क्या होंगे इससे? पर्यटन तथा आर्थिक विकास में योगदान होगा, स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा एंड यूपी के जंगल क्षेत्रों को वन डेस्टिनेशन 3 फॉरेस्ट ब्रांड के तहत प्रचारित किया जाएगा एंड क्योंकि ये 3 जगह पे जाएगी ना ये और एक ट्रेन है, तो इसलिए इसको ऐसा इस तरीके से इसका प्रचार किया जाएगा। अभियान में दुधवा, कतरनिया घाट, किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य को एकीकृत किया गया है और सेवा जो प्रारंभ की गई है उत्तर प्रदेश के इको टूरिज्म विकास बोर्ड द्वारा प्रारंभ की गई है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, विकसित कृषि संकल्प अभियान ये लॉन्च किया गया है 29 मई से 12 जून तक पूरे देश में और इसका उद्देश्य कृषि क्षेत्र का आधुनिकीकरण करना है और ये अभियान वर्ष में 2 बार रबी और खरीफ फसल की बुआई से पहले आयोजित किया जाएगा। एआई एंकर अंकिता नाम की एक एआई एंकर है, इनको लॉन्च किया है असम ने एंड हाल ही में किस ग्लेशियर को मृत ग्लेशियर घोषित किया गया है? तो याला ग्लेशियर जो कि नेपाल में है। इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है फ्रेंड्स कि याला ग्लेशियर किस देश में पड़ता है, कहाँ पे पड़ता है? तो आप बताएंगे कि नेपाल में पड़ता है। थोड़ी सी लोकेशन देख लीजिएगा आप मैप से याला ग्लेशियर की। भारत सरकार के विमानन क्षेत्र में ग्राउंड हैंडलिंग करने वाली किस कंपनी पर प्रतिबंध लगाया है? तो सेलेबी तुर्की की कंपनी। और ये प्रतिबंध किस लिए लगाया? आप सभी ने जाना है कि 22 मई को जो है एक अटैक हुआ था पाकिस्तान के द्वारा भारत में। टूरिस्ट जो गए हुए थे घूमने के लिए, काफ़ी जगह से भी आए हुए थे, विदेशों से भी और इंडिया से भी। पहलगाम जम्मू कश्मीर में ये अटैक हुआ था, तो वहाँ पे उसी को जब भारत ने किया ऑपरेशन सिंदूर, उसी के लिए जहाँ पे भारत ने 9 आतंकी ठिकानों को अपना निशाना बनाया, तो जो तुर्की था वो फिर उधर से भी जवाबी कार्रवाई में भी उन्होंने भी एक ऑपरेशन चलाया जिसमें हमारे सिविलियंस को मार दिया गया था। तो उसी के जब वहाँ से मतलब ऑपरेशन चलाया गया पाकिस्तान के द्वारा, तो तुर्की जो था उसने पाकिस्तान को सपोर्ट करने की कोशिश की, यानी कि वो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा था और ये हमारे देश में काम करते हैं, हमारे देश में कमाते हैं, हमारे देश का रेमिटेंस अपने देश में भेजते हैं और यहीं पे ही ये हमारा साथ न दे करके शत्रु देश का साथ दे रहे हैं। तो इसी वजह से फिर भारत ने इस कंपनी को ही वो प्रतिबंधित कर दिया है, जो कि बहुत अच्छा काम इन्होंने किया है। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण ने अपना नया क्षेत्रीय कार्यालय प्रारंभ किया है जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में। वैज्ञानिक सुबन्ना अयप्पन का निधन, कभी कभी ऐसा हो जाता है मेरे बोलने में थोड़ा सा मिस्टेक हो जाती है, तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी। वैज्ञानिक सुबन्ना अयप्पन का निधन हुआ है। कर्नाटक से संबंधित है, नीली क्रांति से इनका संबंध रहा है और नीली क्रांति किससे संबंधित है? मछलियों से संबंधित होती है, मत्स्य उत्पादन से। 2022 में जो है नीली क्रांति के लिए इन्हें पद्मश्री अवार्ड से पुरस्कृत किया गया था और कावेरी नदी के तट पर संदिग्ध परिस्थितियों में ये मृत पाए गए हैं। हालांकि इनकी मृत्यु कैसे हुई है इसके लिए अभी कोई स्पष्ट नहीं हुआ है कुछ भी। भारत ने ट्रैकोमा मुक्त होने का प्रमाण पत्र प्राप्त किससे किया है? तो WHO से, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से। और 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में भारत को ट्रैकोमा मुक्त होने का जो है वो प्रमाण पत्र मिल चुका है कि भारत अब ट्रैकोमा मुक्त हो गया है। और ट्रैकोमा के बारे में थोड़ी सी जानकारी हम हासिल करते हैं। ये एक नेत्रों का संक्रमण है जो आंखों में होता है और जीवाणुजनित है। मतलब देखिए, ज़रूरी नहीं है कि वो यही पूछे कि किसने दिया है, आप सभी बता ही देंगे। जो कोई तैयारी कर रहा है सिविल सर्विसेज की, सबको पता होगा कि अगर कोई मतलब कोई रोग से फ्री हो रहा है कोई कंट्री, तो WHO ही इसको प्रोवाइड कराएगा सर्टिफिकेट। बट इतना आसान क्वेश्चन आयोग पूछेगा भी नहीं। मुझे लगता है कि वो ट्रैकोमा का जो ना स्टैटिक पूछेगा कि क्या है, तो ये जीवाणुजनित रोग है, नेत्रों का संक्रमण है और कौन से जीवाणु से होता है? फ्लेमाइडिया ट्रैकोमेटिस से। और 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा कहाँ हुई थी? जिनेवा में हुई थी। ठीक है, तो ये ऐसे भी पूछ सकता है कि कहाँ पे हुई थी ये स्वास्थ्य सभा? तो जिनेवा में हुई थी, स्विट्जरलैंड में। WHO के बारे में आपको बता देती हूँ इसका स्टैटिक पार्ट। WHO की स्थापना 1948 में 7 अप्रैल को हुई थी और 7 अप्रैल को ही हम विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। विश्व मधुमक्खी दिवस कब मनाया जाता है? 20 मई को। और इसकी थीम है प्रकृति से प्रेरित हम सभी का पोषण करती हैं। आयोजन किया गया है इसका, मतलब इसके लिए एक प्रॉपर एक वो हुआ था, आयोजन हुआ था, खाद्य और ग्राम उद्योग आयोग द्वारा मुंबई में हुआ था। और ये खाद्य और ग्राम उद्योग आयोग एक सांविधिक आयोग है जिसकी स्थापना 1956 में हुई। योग संगम मनाया जाएगा इंटरनेशनल योगा डे पर, जो कि 21 जून को प्रतिवर्ष इंटरनेशनल योगा डे मनाया जाता है, उसी पर योग संगम मनाया जाएगा। और इसकी थीम रहेगी योग संगम की, योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। भारत का सबसे बड़ा वेलनेस उत्सव है ये जो मनाया जाएगा। डॉक्टर श्री MR निवासन का निधन हुआ है। ये भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के प्रमुख वास्तुकार थे। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के साथ भारत के पहले परमाणु अनुसंधान रिएक्टर अप्सरा के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पूर्ण साक्षरता प्राप्त राज्य, मतलब पूर्ण साक्षर राज्य का दर्जा किसे मिला है? मिजोरम को मिला है। और साक्षरता कितनी है इसमें? 98.20% लोग यहाँ पे साक्षर हैं। पूर्ण साक्षरता का दर्जा शिक्षा मंत्रालय द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार किया जाता है। जहाँ की जिस राज्य की जनसंख्या 95% प्लस साक्षर होती है, उस राज्य को पूर्ण साक्षर राज्य मान लिया जाता है। और लद्दाख एक ऐसा UT है, एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जो कि पूर्ण साक्षरता की श्रेणी में आता है।
और ये उल्लास कार्यक्रम नव भारत साक्षरता कार्यक्रम 2022 से 27 तक चलाया जा रहा है। इसका लक्ष्य 15 वर्ष से जो ज़्यादा के व्यक्ति हैं जो स्कूल नहीं जा सकते उनको साक्षर करना है। और इसी उल्लास कार्यक्रम ने मिजोरम को साक्षर करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हो सकता है कि उल्लास का आपसे पूछ ले कि उल्लास कार्यक्रम है जो वो कब लॉन्च किया गया था, तो आप याद रखिएगा कि 2022 में उल्लास कार्यक्रम को लॉन्च किया गया था। देखिए इतना ज़्यादा कंटेंट होता है, एक एक दिन का कंटेंट कवर करने में 4-5 मिनट लग जाती हैं, तो आपको पता ही है फिर लेंथी तो होगा। और मैं एक एक दिन का करंट अफेयर नोट करने में 1-1 घंटा लगाती हूँ। अगर आपको मैं 10 दिन का करंट अफेयर 30 मिनट में प्रोवाइड करा रही हूँ तो फिर मुझे लगता है कि उनकी स्पीड से बहुत ज़्यादा तेज़ चल रहे हैं हम लोग। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया जाता है 18 मई को, और 18 मई को एंड इसका थीम है तेज़ी से बदलते समुदायों में संग्रहालयों का भविष्य। इसरो का 101वां मिशन 101 मिशन फेल हो गया है, जो कि PSLV C61 से संबंधित है, मतलब इससे लॉन्च किया गया था और रॉकेट प्रक्षेपित किया गया था 18 मई को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से। और इसरो के अभी जो CEO हैं वो हैं V नारायणन, और इनका ये दूसरा परीक्षण है। इसरो का 101वां परीक्षण है। और PSLV क्या होता है फ्रेंड्स? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 में की गई थी। आप मुझे बताइए कि नासा की स्थापना कब की गई थी, जो अमेरिकी एजेंसी है नासा। गोल्डन ड्रैगन संयुक्त अभ्यास किया गया है चीन और कंबोडिया के बीच में। इसका थीम है संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभियान तथा मानवीय राहत। दोहा डायमंड लीग 2024 में रजत पदक किसने जीता है? तो जीता है नीरज चोपड़ा ने, हमारे जो गोल्डन बॉय हैं। हालांकि आजकल उनको रजत से ही संतोष करना पड़ रहा है, बट वो एक ना एक दिन ज़रूर से फिर से दोबारा से स्वर्ण लेके आएंगे। और स्वर्ण पदक जीता है जूलियन वेबर ने, जो कि जर्मनी के हैं। इन्होंने 94.06 मीटर का भाला फेंका, और हमारे गोल्डन बॉय ने 90.23 मीटर का भाला फेंका, जो इनका रिकॉर्ड थ्रो है। एंड दोहा डायमंड लीग कतर में आयोजित हुई थी। एक देश एक धड़कन पहल लॉन्च की गई है संस्कृति मंत्रालय द्वारा। इसका उद्देश्य राष्ट्र के वीरों को सम्मानित करना है। नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट डेट 22 मई, और 22 मई को इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे मनाया जाता है। इसकी थीम है प्रकृति के साथ सामंजस्य और सतत विकास। इंटरनेशनल चाय दिवस मनाया जाता है 21 मई को। इसका उद्देश्य चाय के सतत उत्पादन तथा खपत को बढ़ावा देना है। इंटरनेशनल बुकर अवार्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, जितनी बार इंपॉर्टेंट बोलूँ उतनी बार कम है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। तो इंटरनेशनल बुकर अवार्ड दिया गया है बानू मुश्ताक को, जो कर्नाटक से हैं। और ये एक इन्होंने लिखा था, एक कन्नड़ भाषा में एक उपन्यास लिखा था, हार्ट लैम्प, और इनका जन्म कर्नाटक में हुआ है, तो मैंने आपको बता ही दिया। इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया है दीपा भासी ने, क्योंकि देखिए क्षेत्रीय भाषाओं में इतने सारे ऐसे अच्छे उपन्यास, ऐसी अच्छी रचनाएं होती हैं जिनका ध्यान बहुत बार नहीं जाता है, तो उनका जब इंग्लिश में वो जो ट्रांसलेट हो जाती हैं तो उनका ध्यान जब इंटरनेशनली जाता है तो अवार्ड जीत के लाती हैं। तो उसी तरीके से हार्ट लैम्प को भी अवार्ड दिया गया है। तो ये कन्नड़ भाषा में लिखा गया था, आपको ये ध्यान रखना है, इसकी मूल भाषा कन्नड़ है। अंग्रेजी अनुवाद दीपा भासी ने किया है। ये पुरस्कार पाने वाली दूसरी रचना है, भारत की दूसरी रचना है ये, जिसको इंटरनेशनल बुकर अवार्ड मिला है। पहली बार बुकर अवार्ड दिया गया था रेत समाधि को, और मैं आपको पहले रेत समाधि के बारे में बता देती हूँ। 2022 में दिया गया था रेत समाधि को गीतांजलि श्री को, इसकी जो लेखक है उनको मिला था, जिसका अंग्रेजी अनुवाद डेजी रॉकवेल ने किया था टॉम्ब ऑफ सेंड के नाम से। और ये हिंदी भाषा का अनुवाद था, लेकिन हार्ट लैम्प कन्नड़ भाषा का अनुवाद है। अब हार्ट लैम्प के अंदर क्या है, 12 लघु कहानियां हैं, छोटी छोटी कहानियां हैं, जो दक्षिण भारत की मुस्लिम महिलाओं की दुर्दशा को दर्शाती हैं। गुजरात में 16वीं एशियाई शेर जनगणना हुई है। कहाँ पे हुई है फ्रेंड्स? गुजरात में हुई है। कौन सी हुई है? 16वीं हुई है। और इसके अंतर्गत गुजरात में 891 शेर हैं, और IUCN की लिस्ट में जो है शेर, एशियन शेर को सुभेद्य की श्रेणी में रखा गया था। हालांकि ये पहले जो है वो संकटग्रस्त श्रेणी में था, लेकिन अब इसकी कुछ संख्या बढ़ गई है, तो भी संकटग्रस्त से सुभेद्य की श्रेणी में आ गया है। और प्रोजेक्ट लॉयन, मतलब एशियन शेरों के लिए प्रोजेक्ट लॉयन शुरू किया गया था 2022 में, और इसका उद्देश्य एशियाई शेरों के संरक्षण को बढ़ावा देना है। प्रोजेक्ट लायन भारत में लॉन्च किया गया था 1972 में। प्रोजेक्ट चीता भारत में लॉन्च किया गया था 2022 में। तीसरा संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन UNOC3 का आयोजन नाइस कुछ भी नाम हो सकता है, फ्रांस में किया गया है। दूसरी बार ब्लू टॉक्स आयोजित किया गया है। ब्लू टॉक्स न्यू दिल्ली में 20 मई 2025 को। नेक्स्ट सवाल, अमृत स्वास्थ्य भारत मोबाइल ऐप आधारित है, ये AI है, मोबाइल ऐप आधारित AI है, और इसको विकसित किया है क्विक विटाल ने। फेस स्कैनिंग के माध्यम से बिना सुई वायल के ब्लड टेस्ट किया जाना संभव है, मतलब कि ऐसा AI है। अमृत स्वास्थ्य भारत क्विक विटाल्स के द्वारा ऐसा AI विकसित किया गया है जिसमें आपको इंजेक्शन नहीं लगवाना पड़ेगा, लेकिन ये आपके ब्लड का नमूना ले पाएगा। है ना कमाल की बात। दुनिया का पहला मानव मूत्राशय का प्रत्यारोपण किया गया है USA में। डॉक्टर इंद्रबीर गिल और डॉक्टर नीमा नासिरी का संयुक्त प्रयास है, ये इंपॉर्टेंट सवाल है ये। सागर में सम्मान नीति का प्रारंभ केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा मुंबई में किया गया है। इसका उद्देश्य लैंगिक समानता को बढ़ावा देना है। कैसे? समुद्री क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाकर।
नेक्स्ट सवाल, सेफ अंडर 19 चैंपियनशिप का विजेता कौन है? भारत है। उप विजेता बांग्लादेश है। इसका आयोजन अरुणाचल प्रदेश में हुआ। कुल टीमें 6 थी और सेफ का फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन। रोमानिया के नए राष्ट्रपति बने हैं निकोसू डेन, जो कि गणितज्ञ हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा, चागोस द्वीप कहाँ पर है? चागोस द्वीप को 1965 में मॉरिशस से अलग किया गया था और चर्चा में इसलिए क्योंकि चागोस द्वीप समूह ब्रिटेन द्वारा वापस मॉरिशस को दिया जा रहा है, जो कि ब्रिटेन का उपनिवेश था, लेकिन फिर से ब्रिटेन जो है वो मॉरिशस को इसको वापस कर रहा है। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व स्थित है छत्तीसगढ़ में। चर्चा में इसलिए वन्य जीवों के लिए बेहतर आश्रय के रूप में ये उभर रहा है। कृति चक्र 2025 से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 6 लोगों को कृति चक्र से सम्मानित किया, जिसमें से 4 लोगों को मरणोपरांत दिया गया और 2 लोगों को जो जीवित स्थिति में है दिया गया है। तो मरणोपरांत वाले हम देख लेते हैं, कर्नल मनप्रीत सिंह, नायक दिलावर खान, राइफलमैन रवि कुमार और डीएसपी हिमायू मुजम्मिल भट्ट। एंड जो 2 हैं अलग से, उनका नाम है मेजर मल्ला राम गोपाल नायडू एंड मेजर मंजीत। देश का दूसरा सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार है ये, और सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है देश का? अशोक चक्र। माउंट डुकोनो ज्वालामुखी कहाँ पर पड़ता है फ्रेंड्स? इंडोनेशिया में पड़ता है और हलमाहेरा द्वीप पर स्थित है। हाल ही में इसमें विस्फोट हुआ था, इसलिए चर्चा में आया था। सूडान के राष्ट्रपति बने हैं प्रधानमंत्री कामिल इद्रीस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज MSC एल्सा 3 क्या है? एक जहाज़ है ये जो केरल के कोच्चि तट पर डूब गया है और इसका संबंध लाइबेरिया से है। ये बहुत ज़्यादा, आई थिंक अगर मैं रॉन्ग नहीं हूँ तो शायद कुछ ईंधन वगैरह लेकर जा रहा था, तो ये डूब गया है। इसकी क्या स्थिति है उसके बारे में मुझे अभी नहीं पता है, लेकिन हाँ ये पता है कि अगर आपसे ये सवाल आएगा कि MSC एल्सा 3 क्या है, तो आप बताएंगे कि एक जहाज़ का नाम है जो कि केरल तट पर कोच्चि में डूब गया था। IMF का रिपोर्ट आया है फ्रेंड्स। IMF का रिपोर्ट कहता है कि वर्ल्ड की चौथी अर्थव्यवस्था बना है भारत, जापान को पीछे छोड़कर। अब टॉप इकोनॉमी ऑफ वर्ल्ड हैं USA, चाइना, जर्मनी, इंडिया, जापान। एंड टोटल इकोनॉमी कितना है भारत का? 4.19 ट्रिलियन USD। भारत का लक्ष्य 2047 तक 30 ट्रिलियन USD अर्थव्यवस्था बनना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला डाटा आप लोग इसको जो है वो देख लीजिएगा कि भारत का लक्ष्य तो कब तक? 30 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनना है, तो 2047 तक। नेक्स्ट इज चिकन नेक के नाम से जाना जाता है, किसे जाना जाता है? सिलीगुड़ी के कॉरिडोर को जाना जाता है। अब FATF के बारे में हम जान लेते हैं। FATF का फुल फॉर्म होता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। इसकी स्थापना 1989 में हुई थी। G7 देशों के द्वारा इसकी स्थापना हुई थी। और G7 देशों में कौन कौन से देश आते हैं? UK, USA, कनाडा, इटली, जर्मनी एंड 1 2 3 4 5 जापान भी आता है शायद, और फ्रांस। ये हैं G7 कंट्रीज़। और एक अंतर सरकारी संगठन है जिसका उद्देश्य मनी लॉन्ड्रिंग तथा आतंकी फंड से लड़ना है। इसके सदस्य देश 40 हैं, भारत भी इसका सदस्य देश है। वर्ष में 3 बार रिपोर्ट जारी करता है, फरवरी, जून और अक्टूबर में। 2023 में रूस की सदस्यता निलंबित कर दी है। मतलब पहले रूस भी इसका सदस्य था, लेकिन जब से रूस और यूक्रेन का वार हुआ है तो FATF ने इसकी सदस्यता को जो है वो हटा दिया है, सदस्यता से इसको निलंबित कर दिया है। तो वर्तमान में इसमें 3 देश ब्लैक लिस्ट में पड़े हैं, जिसमें ईरान है, दक्षिण कोरिया है और म्यांमार है। इसकी चर्चा इसलिए हुई थी क्योंकि पाकिस्तान को मांग की जा रही थी कि इस पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में डालो। अब डालेंगे या नहीं ये तो आने वाला वक्त बताएगा। जो भी होगा मैं आपके साथ में शेयर कर दूंगी। भारतीय नौसेना में शामिल सिला हुआ जहाज़ प्रेरित है 5वीं शताब्दी से, यानी कि सिला हुआ जहाज़ है वो 5वीं शताब्दी से प्रेरित है। राष्ट्रमंडल दिवस मनाया जाता है 24 मई को, जिसका थीम है एक साथ हम आगे बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, पंचशूल पल्स। ये भारतीय सेना द्वारा पहला FM रेडियो स्टेशन है जो उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में प्रारंभ किया गया है और ये ऑपरेशन सद्भावना के तहत प्रारंभ किया गया है। इसका उद्देश्य नागरिकों तथा सेना के मध्य सामंजस्य बढ़ाना है। प्रोजेक्ट अलंकार बेहद इंपॉर्टेंट है यूपी के लिए। यूपी की एक शैक्षिक परियोजना है जिसका प्रारंभ 1 अक्टूबर 2021 को किया गया था। इसका उद्देश्य राज्य के 2441 सरकारी माध्यमिक विद्यालयों की अवसंरचना तथा शिक्षण माहौल में व्यापक सुधार करना है। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 नेशनल वाटरवे 1 किस नदी से संबंधित है? तो गंगा नदी से संबंधित है। 1390 किलोमीटर लंबा जलमार्ग गलियारा विकसित किया जा रहा है इसके तहत। और अंतर्देशीय जल परिवहन विकास और विस्तार 2027 तक 76 नेशनल वाटरवेज चालू करने का लक्ष्य है इनका 2027 तक। कार्गो वॉल्यूम्स 156 मिलियन टन प्रति वर्ष तक बढ़ाने की संभावना है। मार्च 2026 तक अंतर्देशीय जल परिवहन का विस्तार 11 राज्यों से बढ़ाकर 23 राज्यों और 4 यूटीज तक किया जाएगा। यानी कि अभी तक 11 ही राज्यों में वाटरवेज हैं, लेकिन अब 23 राज्यों में कर दिए जाएंगे और 4 यूटीज में। 5000 करोड़ की योजना है ये, जो अगले 5 वर्षों में पूर्वोत्तर भारत के लिए प्रस्तावित है।
इंपॉर्टेंट है, ये मेंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने मातृत्व अवकाश को माना है संवैधानिक अधिकार। हाल ही में मद्रास में एक मामला आया था जिसमें एक टीचर ने अपने तीसरे बच्चे की पैदाइश पर जो है मातृत्व अवकाश मांगा था, तो वहाँ के हाईकोर्ट ने मना कर दिया था कि 2 ही बच्चों के लिए मातृत्व अवकाश मिल सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये महिलाओं का संवैधानिक अधिकार है, इसलिए उनको मातृत्व अवकाश दिया जाए, तो इसलिए ये चीज़ें चर्चा में आई थी। और तमिलनाडु ने मात्र 2 बच्चों पर ही मातृ अवकाश प्राप्त करने की सुविधा प्रदान की हुई है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने नकार दिया है और बोला है कि तीसरे बच्चे पर भी मिल सकता है। 100 ATP सिंगल का खिताब जीतने वाले दुनिया के तीसरे खिलाड़ी बने हैं नोवाक जोकोविक। जिनेवा ओपन में जीता है इन्होंने ये खिताब और हराया है ह्यूबर्ट हरकीज को। टूराइज पहल प्रारंभ किया है सऊदी अरब ने, जिसका उद्देश्य वैश्विक पर्यटन को भविष्य को आकार देना है। टूराइज पहल किसका है? सऊदी अरब का। हाल ही में कोंकण रेलवे ने किसके साथ विलय करने की घोषणा की है? तो भारतीय रेलवे के साथ। कोंकण रेलवे का हेडक्वार्टर नवी मुंबई में है। एंड 2025 में एशियाई उत्पादकता संगठन का अध्यक्ष चुना गया है भारत को। एशियाई उत्पादकता संगठन का हेड HQ का मतलब होता है हेड और क्वार्टर, टोक्यो में है। इसकी स्थापना 1961 में हुई थी और इसका शॉर्ट में बोलते हैं APO, एशियन प्रोडक्शन और ऑर्गेनाइजेशन। टेक इट डाउन एक्ट AI डीप फेक के विरुद्ध डोनाल्ड ट्रंप द्वारा पारित है। ये डीफैक्ट क्या होता है? डीफैक्ट होता है AI का उपयोग करके निर्मित सिंथेटिक मीडिया, यानी कि AI जितना अच्छा है उतना ही बुरा भयंकर भी साबित हो सकता है। AI का प्रयोग करके आप दुनिया में कुछ भी जनरेट कर सकते हैं। तो अगर कुछ भी किसी के भी लिए कुछ भी गलत इन्फॉर्मेशन, कुछ भी ऐसा डाटा जो उसके लिए अच्छा नहीं हो सकता, उसकी छवि को बिगाड़ सकता है, तो उसको कहते हैं डीप फेक बोलेंगे। यहाँ पे मैंने ये गलत लिख दिया है, ये डीप फेक है, फेक FAKE। यस, नेक्स्ट इज पंचूल। तो ये तो हमने देख लिया है, एक सेकेंड। अच्छा, ये पेजेस 2 बार इसमें इंक्लूड हो गए हैं, कोई बात नहीं, हमने ये देख लिया है। अब हम करते हैं 28 मई। अंतर्राष्ट्रीय शांति रक्षक दिवस मनाया जाता है फ्रेंड्स 29 मई को। एंड इसकी थीम है शांति स्थापना का भविष्य। चर्चा में क्यों आया है कि 2 भारतीय शांति रक्षक को ब्रिगेडियर जनरल अमिताभ झा और हवलदार संजय सिंह को मरणोपरांत डैग हैम स्कोल्ड पदक दिया जाएगा, इसलिए चर्चा में आया है। फाइनेंशियल ईयर 2025 में FDI सर्वाधिक FDI प्राप्त करने वाला राज्य। FDI क्या होता है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी कि जो विदेशों से हमारे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो रहा है। तो सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट प्राप्त किया है महाराष्ट्र ने, फिर कर्नाटक ने और फिर नेक्स्ट है दिल्ली ने। तो भारत का कुल FDI है 2024-25 में 81.4 बिलियन और पिछले वर्ष की तुलना में 14% अधिक है ये। और सेवा क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि हुई है, 40.77% वृद्धि सेवा क्षेत्र में हुई है। सर्वाधिक FDI प्राप्त हुआ है सिंगापुर से, सबसे ज़्यादा प्राप्त हुआ है। सबसे ज़्यादा कहाँ पर प्राप्त हुआ है? महाराष्ट्र में प्राप्त हुआ है। और सेवा क्षेत्र में FDI 19% FDI सेवा क्षेत्र में प्राप्त हुआ है, इसमें वृद्धि हुई है 40%। तो ये सारा डाटा आप लोग देख लीजिएगा बहुत ध्यान से, ये पूरा का पूरा, ये पूरा ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सभी के लिए। उच्च न्यायालयों में के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है आर्टिकल 217 के तहत, और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है आर्टिकल 124 के क्लोज 2 के तहत, और संबंधित हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद। मतलब कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति तो राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन कैसे करते हैं? जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनके परामर्श के बाद करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय का कॉलेजियम में क्या कौन कौन होता है? एक मुख्य न्यायाधीश होते हैं, 4 अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं, मतलब कॉलेजियम प्रणाली के तहत ही इसके न्यायाधीश भी चुने जाते हैं। हाई कोर्ट, HC का मतलब है हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश प्लस 2 वरिष्ठ न्यायाधीश। ये वाला कॉलेजियम ये है सुप्रीम कोर्ट का, 1+4 और 1+2 है हाई कोर्ट का। विंग्स इंडिया 2026 का आयोजन हैदराबाद में किया गया है। 28 से हैदराबाद में किया जाएगा 2026 का, 28 से 31 जनवरी 2026 तक किया जाएगा ये। इसका आयोजन नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा किया जाएगा। एक द्विवार्षिक कार्यक्रम है और नागरिक उड्डयन मंत्रालय प्लस भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के द्वारा इसका आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट सवाल है हमारा, एडवांस मीडियम कम्बैट एयरक्राफ्ट AMCA प्रोग्राम। राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री ने इसको मंजूरी प्रदान की है और इसका उद्देश्य 5वीं पीढ़ी के स्टील्थ मुक्त फाइटर जेट का विकास करना है। इसका निर्माण एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के द्वारा किया गया है, जिसकी कीमत लगभग प्रारंभिक कीमत 15,000 करोड़ है। नेक्स्ट इज MJO मॉडर्न जूलियन डुलैन। ये क्या है? ये गतिशील मौसम प्रणाली है जो हवा, बादल तथा इसमें दबाव इसमें शामिल होते हैं। ये प्रणाली भूमध्य रेखा के चारों ओर घूमती है, जो साथ में वर्षा लाती है। और भूमध्य रेखा मतलब मीन्स ये हमारी अर्थ है 0 डिग्री, ये है हमारी भूमध्य रेखा। तो इसके ये चारों ओर ऐसे घूमेगी और साथ में लेके आएगी वर्षा, तो इसे कहते हैं मेडोन जूलियन डोलान प्रणाली। और ये
इसका नाम 2 वैज्ञानिकों के नाम पर रोलैंड मेडन तथा पॉल जूलियन के नाम पर रखा गया है। इसकी खोज 1971 में हुई थी। पूर्व की ओर इसकी गति होती है 4 से 8 मीटर प्रति सेकंड। पृथ्वी का चक्कर ये 30 से 60 दिनों में लगाती है। 30 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों को प्रभावित करती है। भारत में भी प्रभावी होती है और एक सीजन या एक मौसम में कई बार गतिशील हो सकती है। देश की सबसे बड़ी एरोस्पेस ग्रेड टाइटेनियम इकाई का उद्घाटन लखनऊ में किया जा रहा है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्लस रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा। और इसका क्षेत्र है 50 एकड़। इसकी उत्पादन क्षमता है 6000 टन। संचालित किया जाएगा ये एरोलेट टेक्नोलॉजी लिमिटेड द्वारा। पीएम मोदी ने देश में कितने अमृत स्टेशनों का उद्घाटन किया? तो 103 अमृत स्टेशनों का उद्घाटन किया है बीकानेर राजस्थान से। देश में 1300 प्लस स्टेशनों को कायाकल्प किया जा रहा है यूपी के, जिसमें 19 स्टेशन शामिल हैं। एनडीबी नेशनल डेवलपमेंट बैंक का नवीनतम औपचारिक सदस्य बना है अल्जीरिया। नेक्स्ट है हमारा 29 मई 2025-26 में खरीफ के सीजन में किस फसल में सर्वाधिक वृद्धि हुई एमएसपी में? तो रागी में हुई है। रागी का जो अब रेट है वो 4886 प्रति क्विंटल हो चुका है और इसमें 13.89% की वृद्धि हुई है। सिल्वर नोटिस किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है? इंटरपोल के द्वारा एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में प्रारंभ किया गया है। और मैं आपको बताऊं कि पायलट प्रोजेक्ट क्या होता है, यानी कि वो प्रोजेक्ट मतलब जब हम कुछ चीज़ ना लॉन्च करके देखते हैं कि चलिए ट्रायल करते हैं, अगर ये पास हुआ तो ठीक है, वरना इसको हम बंद कर देंगे, तो उसे कहते हैं पायलट प्रोजेक्ट। अवैध संपत्ति, इसका जो उद्देश्य होगा वो अवैध संपत्ति की पहचान करना तथा ट्रेसिंग के लिए इसका प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट सवाल है हमारा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF कौन कौन सी रिपोर्ट जारी करता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कभी कभी ना ये पूछता है कि ये रिपोर्ट किसने जारी किया है। तो WEF जो है वो काफ़ी सारी रिपोर्ट जारी करता है। कौन कौन सी जारी करता है वो देख लेते हैं। वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक रिपोर्ट, वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट, फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट, वैश्विक जोखिम रिपोर्ट्स और वैश्विक यात्रा और पर्यटन रिपोर्ट। नेक्स्ट इज थार्ड प्रणाली, अमेरिकी एंटी बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा प्रणाली है ये। थार्ड का फुल फॉर्म होता है टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस। नेक्स्ट इज वर्ष 2025 को घोषित किया गया है गगनयान वर्ष, क्योंकि इसी साल में गगनयान को लॉन्च किया जाना है। और हाल ही में 100% रेल विद्युतीकरण हासिल करने वाला 24वां राज्य बना है गुजरात। नेक्स्ट सवाल है हमारा 2027 तक बाल श्रम को समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया उत्तर प्रदेश के द्वारा। इंपॉर्टेंट है ये भी सवाल। जब हम बाल श्रम के ऊपर लिखेंगे तो वहाँ पे हम लिखेंगे कि उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट इस चीज़ पर बहुत अच्छे से काम कर रही है, जिसने 2027 तक बाल श्रम को समाप्त करने का लक्ष्य रखा है। उसका उद्देश्य बाल अधिकारों की रक्षा तथा उन्हें शिक्षा के अवसर को प्रदान करना है। पोलावरम परियोजना जो है संबंधित है वो गोदावरी नदी से संबंधित है। किस राज्य सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम नफ्सा 2013 के अंतर्गत जिलेवार कोटा प्रणाली को समाप्त करने का निर्णय लिया है? तो ये उत्तर प्रदेश के द्वारा है। इसका उद्देश्य खाद्यान्न का समान वितरण करना है। सुप्रीम कोर्ट में 3 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति हुई है और इसमें जो कुल न्यायाधीश होते हैं सुप्रीम कोर्ट में वो 1+33 यानी कि 33 अन्य न्यायाधीश होंगे और एक मुख्य न्यायमूर्ति होते हैं। और वो कौन कौन से न्यायाधीश हैं वो देख लेते हैं। NV अंजारिया जो कि कर्नाटक हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं, और विजय बिश्नोई जो गुवाहाटी हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं, तथा AS चंद्रूरकर जो बॉम्बे हाईकोर्ट के न्यायाधीश रह चुके हैं। ये मुख्य न्यायाधीश नहीं रहे हैं, लास्ट वाले ये न्यायाधीश थे खाली। तो अब हम यहाँ से देखते हैं राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र सैनिकों का शांति दिवस मनाया जाएगा 29 मई। इसकी थीम है भविष्य के लिए उपयुक्त एक साथ बेहतर निर्माण। नॉटविल पैरा वर्ल्ड एथलेटिक्स ग्रैंड पिक्स F42 शामिल में भाला फेंक में नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है महेंद्र गुर्जर ने, और इसका आयोजन स्विट्जरलैंड में हुआ था। इन्होंने मतलब ये जो ना पैरा श्रेणी में है, इन्होंने 61.17 मीटर का भाला फेंका है। तेल और गैस की खोज की गई है ONGC के द्वारा मुंबई के अपतटीय बेसिन पर। भारत की पहली जीन संपादित भेड़ विकसित की गई है शेर कश्मीर कृषि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय द्वारा। इसमें कोई विदेशी जीन नहीं है, पूरी तरीके से स्वदेशी है। तो बस यही था फ्रेंड्स मई का करंट अफेयर। इसका 3rd क्लास था ये और लास्ट क्लास था ये। आई होप ये क्लास आपको पसंद आया होगा। ये पूरी ही सीरीज़ आपको पसंद आएगी, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी ये सीरीज़, तो आप इसको ध्यान से देखिएगा। उन सभी के साथ में शेयर कर दीजिएगा जो लोग इसकी तैयारी कर रहे हैं एग्जाम की। तो फिर मिलूंगी आपसे जनवरी करंट अफेयर के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए, पढ़ाई करते रहिए एंड बिल्कुल पॉजिटिव रहिए। थैंक यू वेरी मच टू जॉइन मी। बाय बाय, टेक केयर।